नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आपदाग्रस्त जोशीमठ का दर्द सरकार और शासन तक पहुंचाने के लिए जोशीमठ से देहरादून के लिए 290 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले 9 युवकों का दल गुरुवार को पीपल कोटी पहुंच गया। यात्रा का उद्देश्य आपदा प्रभावितों का पुनर्वास, सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान को सरकार की नजर में लाना है। जोशीमठ बचाओ अभियान के तहत इस दल ने बुधवार को यात्रा शुरू की थी। यह दल 14 मार्च को देहरादून के गांधी पार्क पहुंचेगा और इसी के साथ यात्रा का समापन होगा। पहले दिन इस दल ने जोशीमठ से हेलंग तक लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय किया था। दूसरे दिन गुरुवार को लगभग 22 किलोमीटर की दूरी तय कर यात्रा पीपल कोटी पहुंची और वहीं पर रात्रि विश्राम किया। दल ने रास्ते में पड़ने वाले कस्बों और गांवों के निवासियों के समक्ष आपदा प्रभावितों की पीड़ा रखते हुए जोशीमठ की आपदा के लिए जल विद्युत परियोजनाओं और हिमालय से हो रही छेड़छाड़ को जिम्मेदार बताया। दल का नेतृत्व कर रहे सचिन रावत ने कहा कि यह यात्रा पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए भी निकाली गई है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर हिमालयी क्षेत्रों में किया जा रहा अंधाधुंध निर्माण ही आपदाओं की जननी है। हिमालय को बचाना हमारा संकल्प होना चाहिए। पदयात्रा में आयुष ढिमरी, मयंक भुजवाड़, ऋतिक राणा, अमन भोटियाल, ऋतिक हिंदवाल, अभय राणा, कुणाल सिंह, तुषार धीमान भी शामिल हैं। जोशीमठ दरक रहा है, वहाँ बसे लोग खतरे में हैं और अपनी जान माल के साथ पुश्तैनी शहर छोड़ने को मजबूर हैं। सभ्यता की शुरुआत में इंसान वहां जाकर बसे जहां उनके लिए दाना पानी था और जहां वह सुरक्षित महसूस कर सके। उत्तराखंड का जोशीमठ, जो बद्रीनाथ धाम के प्रवेश मार्ग होने के कारण स्वर्ग का द्वार भी कहलाता रहा है, ऐसा ही सुरक्षित स्थान था। क्योंकि यह स्वर्ग का द्वार था, इसलिए इसका विकास होने लगा और वो दरकने लगा। विकास का यह कौन सा मॉडल है जो जोशीमठ ही नहीं पूरे हिमालय क्षेत्र में दरार पैदा कर रहा है और इंसान के लिए खतरनाक बन रहा है? ये मॉडल नदियों और समुद्र को जल जीवों मछुआरों के लिए खतरनाक बना रहा है, जंगलों को आदिवासियों के लिए खतरनाक बना रहा है, गांवों के ग्रामीणों के लिए शहर और शहर के शहरियों के लिए खतरनाक बना रहा है। 1976 में ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड के पहाड़ों, खासतौर से जोशीमठ की संवेदनशीलता के प्रति आगाह किया था। आगाह करने का एक बड़ा कारण इसका हिंदुओं के तीर्थ स्थल बद्रीनाथ और पर्यटन स्थल औली के पास होना था। इन दोनों के कारण इस क्षेत्र में पर्यटकों को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होना था। लेकिन इसके बाद भी दाएं बाएं करके सरकारें यहाँ होटल, भवन से लेकर जल विद्युत परियोजनाओं को यहाँ आने की अनुमति देती रही, जबकि हर बार पर्यावरणविद सरकारों को आगाह करते रहे, कोर्ट में जाते रहे। मौजूदा सरकार ने आंख मूंद कर 4 धाम परियोजना को इन नाजुक पहाड़ों पर थोप कर इसके खतरे को अचानक कई गुना अधिक बढ़ा दिया। विडंबना यह है कि दिसंबर 2016 में इस परियोजना का शिलान्यास करते हुए इसे 2013 की केदारनाथ बाढ़ त्रासदी के मारे गए लोगों को समर्पित किया, जबकि केदारनाथ की बाढ़ खुद ही इसी तरह के पर्यावरणीय छेड़छाड़ का नतीजा थी। इस परियोजना के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार ने उत्तराखंड के 4 हिंदू धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने की घोषणा की थी। 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के ठीक पहले शुरू की गई 12,000 करोड़ की इस परियोजना के पूरा होने की तिथि 2024 यानी अगले लोकसभा चुनावों के पहले की घोषित की गई। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर के पूरा होने की तिथि भी 1 जनवरी 2024 घोषित की है। जाहिर है दोनों ही मौजूदा सरकार का चुनावी मुद्दा है, जिसमें से 1 मई 2023 की शुरुआत से ही दरार आनी शुरू हो गई है। यह वह सरकार है जिसने बुलडोजर को अपना प्रतीक बनाया है। इसी प्रतीक वाली सरकार के द्वारा किया जा रहा विकास का यह वह मॉडल है जिसमें बुलडोजर हर तरफ हर समय कुछ ना कुछ ढा रहे हैं। ये बुलडोजर साम्राज्यवादी पूंजी के हैं और इस पर सवार ड्राइवर एक फांसीवादी सरकार है। विकास का यह मॉडल साम्राज्यवादी पूंजी और सांप्रदायिक सामंतीवादी सरकार की इच्छा का मॉडल है। तथ्यों पर थोड़ी सी नजर दौड़ाकर इसे आसानी से पहचाना जा सकता है।
नमस्कार, मैं सचिन कुमार।